गुजराल परिवार के कुल प्रमुख ने जब अपनी बेटी का जवाब सुना तो उनके चेहरे का भाव एकदम से गंभीर हो गया। सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि उनका बड़ा बेटा भी इस समय गुस्से में लाल पीला होने लगा था। जैसे ही उन्हें पता चला था कि तरुणा को जान से मारने की कोशिश की गई थी, वह भी उसके खुद के अंगरक्षकों के द्वारा, तो दोनों के मन में सबसे पहला ख्याल यही आया था कि दोनों अंगरक्षकों को जान से मार डालना चाहिए था। पर अब जब उन्होंने सुना कि दोनों अंगरक्षकों को आकर्ष ने जिंदा छोड़ दिया है, तो दोनों के मन में उसके प्रति एक गुस्से की भावना जाग उठी। तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तरुणा के बड़े भाई ने एक गुस्से से भरी आवाज में आकर्ष से सवाल किया। जिस प्रकार से वह सवाल पूछ रहा था, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह आकर्ष से हिसाब मांग रहा हो। हालांकि इस दौरान गुजराल परिवार के कुल प्रमुख ने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन उनकी आंखों में भी आकर्ष के प्रति कर्कशता और गुस्से का भाव साफ देखा जा सकता था। स्पष्ट था कि वह भी अपने बेटे के इस सवाल से पूरी तरह सहमत है। इस समय पर पिता पुत्र की यह जोड़ी पूरी तरह से भूल चुकी थी कि अगर आकर्ष ने तरुणा की मदद ना की होती, तो बीच रेगिस्तान में उसके खुद के अंगरक्षकों के द्वारा वह मारी जाती। जिस प्रकार से वह खत्म होती, शायद इसकी सूचना भी उन तक नहीं पहुंच पाती। आकर्ष ने जब गुजराल परिवार के बड़े बेटे का सवाल सुना, तो उसके चेहरे पर भी एक कर्कश मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने आप को पूरी तरह से शांत करते हुए गुजराल परिवार के बड़े बेटे से कहा, मैं किसे खत्म करता हूं और किसे जिंदा छोड़ता हूं, यह पूरी तरह से मेरे खुद पर निर्भर करता है। इस बात की सफाई देना मैं जरूरी नहीं समझता। अगर तुम किसी और को जिंदा छोड़ देते तो बात अलग होती, लेकिन तुमने उन दोनों अंगरक्षकों को जिंदा छोड़कर सही नहीं किया। उन्होंने मेरी बहन को जान से मारने का प्रयास किया था। इसके लिए तो उन्हें मृत्युदंड ही मिलना चाहिए था। तरुणा के बड़े भाई ने फिर से गुस्से से भरी आवाज में कहा, सबसे पहली बात तो यह कि जब मैंने तुम्हारी छोटी बहन को बचाया था, तब मुझे यह पता नहीं था कि यह तुम्हारे गुजराल परिवार की बेटी है। और दूसरी बात, अगर मुझे पता होता तो भी मैं आखिर में फैसला वही करता जो मेरा मन मुझसे कहता। स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। बड़ा बेटा जितना ज्यादा गुस्से में बात कर रहा था, आकर्ष अपने आप को उतना ही ज्यादा शांत बनाकर रख रहा था। अब तुम हमारे परिवार का अपमान कर रहे हो लड़के, बड़े बेटे ने फिर से गुस्सा होते हुए कहा। और तुम क्या कर रहे हो? शायद तुम इस बात को भूल रहे हो कि मैंने तुम्हारी बहन की जान बचाई है। तुम्हें नहीं लगता कि गुस्सा होने की जगह तुम्हें मेरा आभार प्रकट करना चाहिए? वैसे देखकर लग रहा है कि तुम्हें अपनी बहन से ज्यादा उन दोनों अंगरक्षकों की जान ज्यादा प्यारी है, आकर्ष ने कहा। क्या तुम मरना चाहते हो? आकर्ष के जवाब ने बड़े बेटे को इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया था कि उसने आकर्ष को खत्म करने के लिए अपनी तलवार तक निकाल ली। बेहतर यही रहेगा कि तुम अपने इस जादुई हथियार को संभाल कर रखो, क्योंकि आज तक जो भी तलवार मेरी तरफ उठी है, मैंने उस तलवार को पकड़ने वाले हाथ को काट दिया है। सोच लो, कहीं तुम्हारा भी हाल। आकर्ष ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन वह क्या कहना चाहता है, इसका मतलब सभी को समझ में आ गया था। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? बड़े बेटे ने गरजते हुए पूछा। तुम अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंचे हो कि मैं तुम्हें धमकी दूं। फिलहाल के लिए तो तुम बस इसे एक चेतावनी समझ लो। वैसे भी मैं उन लोगों के मुंह बिल्कुल नहीं लगना चाहता जो अपनी बहन की जान बचाने के बदले बचाने वाले को ही अपराधी घोषित कर दें। इस बात की खुशी मनाओ कि अभी मैं गुस्से में नहीं हूं, वरना चाहे तुम्हारा गुजराल परिवार कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम्हें रास्ते से हटाने में मुझे एक पल का भी समय नहीं लगता। इस भूल में बिल्कुल मत रहना कि मैं तुम्हारी घमंड से भरी बातें चुपचाप सुन लूंगा। जो जान बचा सकता है, वह आसानी से जान ले भी सकता है, आकर्ष ने अपने हमेशा वाले स्वभाव को प्रदर्शित करते हुए कहा। आकर्ष के यह शब्द कड़वे जरूर थे, लेकिन सच भी थे। इस वजह से गुजराल परिवार का कुल प्रमुख कुछ भी नहीं कहा पाया। अब जब बात यहां तक पहुंच गई है, तो फिर आ जाओ अखाड़े में। देखते हैं सिर्फ तुम्हारी जुबान ही ज्यादा चलती है, या तुम्हारे अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता भी है, गुजराल परिवार के बड़े बेटे ने कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने तुरंत अपनी आंतरिक ऊर्जा प्रकट की और आकर्ष पर प्रहार करने के लिए अपने आप को तैयार करने लगा। उसके सिर पर इस समय तक हाथियों की परछाइयां प्रकट होना शुरू हो चुकी थीं। यह पूरे 4000 हाथियों की परछाइयां थीं। मूल मंडल के तीसरे स्तर का योद्धा मेरी क्षमता देखना चाहता है? आकर्ष ने मन ही मन हंसते हुए अपने आप से कहा। बस करो। अचानक से एक तेज आवाज ने गुजराल परिवार के बड़े बेटे को आगे बढ़ने से रोक दिया। यह परिवार के कुल प्रमुख की आवाज थी। वह बिल्कुल सही कह रहा है,
उसने तुम्हारी बहन की जान बचाई है, इसलिए इसे जाने दो। हमारा परिवार मदद करने वालों को कभी जख्मी नहीं करता। गुजराल परिवार के कुल प्रमुख ने कहा। उसने यहां पर एक तीर से दो शिकार किए थे। सबसे पहले तो अपने परिवार की बड़ाई की थी और साथ में आकर्ष को नीचा भी दिखा दिया था। आकर्ष उसकी आंखों में अपने प्रति गुस्से और नफरत का भाव साफ देख पा रहा था। उसके लिए यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि कुल प्रमुख कितनी मुश्किल से यह फैसला कर रहा है। अपने पूर्वजों को आभार प्रकट करो लड़के, जो किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया और आज तुम बच गए। लेकिन हर बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। गुजराल परिवार के बड़े बेटे ने हीन भावना से आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा, मैं इस बात के लिए तुम्हारा बहुत आभारी हूं कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, लेकिन अब तुम्हारी यहां पर कोई जरूरत नहीं है। हमें और भी कई काम हैं, इसलिए हमारा समय बर्बाद मत करो और चुपचाप निकल जाओ यहां से। गुजराल परिवार के कुल प्रमुख ने फिर से एक साथ दो शिकार किए। अपने परिवार की बड़ाई करने के साथ साथ उन्होंने आकर्ष को फिर से नीचा दिखाया। पिछली बार तो आकर्ष ने भी इस पर ज्यादा बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन अब कुल प्रमुख बार बार उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा था, जिस वजह से वह अपने आप को शांत नहीं रख पाया। उसके अंदर का स्वार्थी इंसान फिर से जागने लगा। पहले तो वह सब कुछ भूला कर यहां से जाना चाहता था, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया था। अब वह इस परिवार को लूटे बगैर तो नहीं जाने वाला था। इसके अलावा उसे पैसों की जरूरत भी थी, क्योंकि वह अंशतर देश जैसे बड़े क्षेत्र में आ चुका था। ऐसे में अब जब शिकार खुद सामने से अपना शिकार करवाने आ रहा था, तो वह इतना भला इंसान भी नहीं था कि शिकार को चुपचाप जाने दे। तो मालकिन तरुणा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तुम्हें बचाने के बदले में तुमने मुझसे वादा किया था कि जब मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे परिवार के पास पहुंचा दूंगा, तो तुम मुझे बहुत बड़ा इनाम दिलवाओगी। शर्त के मुताबिक मैंने तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे परिवार के पास पहुंचा दिया है, तो अब तुम्हें भी अपना वादा निभाना चाहिए और मुझे वह बड़ा इनाम देना चाहिए। तो कहां पर है मेरा इनाम? आकर्ष ने इतना भोले बनते हुए कहा, जैसे उसे कोई खबर ही नहीं है कि वहां पर क्या चल रहा है। आकर्ष की बात सुनकर तरुणा का चेहरा शर्म से पूरा झुक गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह आकर्ष को कैसे जवाब दे। निस्संदेह उसे अभी भी यह बात याद थी कि जब उसने आकर्ष को अपने आप को बचाने के लिए कहा था, तब उसने आकर्ष से यह वादा भी किया था कि वह सुरक्षित घर पहुंचने के बाद उसे इनाम दिलवाएगी। इसलिए अब वह अपने किए वादे से पलट तो नहीं सकती थी, लेकिन इस वादे को निभाना भी उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि उस समय उसने सिर्फ आकर्ष को लालच दिया था। उसे पता नहीं था कि उसका यह छोटा सा कदम वापस उसी पर भारी पड़ जाएगा। क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने वादे को भूल गई हो? आकर्ष ने तरुणा की असहजता को और ज्यादा बढ़ाते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर तरुणा और भी ज्यादा शर्मिंदा महसूस करने लगी। पहले उसने सोचा था कि सुरक्षित रेगिस्तान से बाहर निकलने के बाद वह आकर्ष से अपना पीछा छुड़वा लेगी। उसे क्या पता था कि आकर्ष इतना बेशर्म इंसान होगा कि अपनी बेइज्जती करवाने के बाद भी वहां पर रुककर इनाम की मांग करेगा। आकर्ष के शब्दों ने गुजराल परिवार के कुल प्रमुख और बड़े बेटे को भी दोबारा से सोचने पर मजबूर कर दिया। दोनों ने एक साथ तरुणा की तरफ देखा, जैसे उससे पूछना चाह रहे हों कि क्या यह लड़का सच कह रहा है। जब उन्होंने देखा कि तरुणा अपना सिर झुकाकर खड़ी है, तो दोनों को यह समझते देर न लगी कि आकर्ष के शब्दों में सच्चाई कितनी है। हो सकता है मेरी बहन ने ऐसा तुमसे कोई वादा किया होगा, लेकिन अब तुम्हें इनाम कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर तुम उन दोनों अंगरक्षकों को जान से मार देते, तो मैं खुद खुश होकर तुम्हें इनाम देता, लेकिन अब तुमने अपना यह अधिकार खो दिया है। उन दोनों को जिंदा छोड़कर तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम हमारे किसी भी काम के नहीं हो, और जो हमारे काम के नहीं होते, उन्हें हम कोई इनाम भी नहीं देते। गुजराल परिवार के बड़े बेटे ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने तुमसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा है, और जिस प्रकार से तुम बोल रहे हो, उसके साथ मुझे तुमसे इनाम लेने की कोई उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी मैं इनाम उन दोनों अंगरक्षकों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी बहन को बचाने के लिए ले रहा हूं। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है? आकर्ष ने दोबारा से भोला बनते हुए कहा। उसका आखिरी वाक्य कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, यह तरुणा के दिल में कांटे की भांति चुभने लगा। एक पल के लिए तो उसके खुद के मन में यह सवाल उठा कि क्या सच में वह इस परिवार के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर तुम लोगों को इनाम नहीं देना है तो मत दो, वैसे भी मुझे तुम लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं है। मैं समझूंगा कि मैंने किसी भिखारी की मदद कर दी।
आकर्ष ने बिल्कुल भावहीन होकर कहा और वहां से जाने का नाटक करने लगा। जैसा कि उसने सोचा था, उसके वहां से रवाना होते ही पीछे से गुजराल परिवार के कुल प्रमुख ने उसे आवाज लगाकर रोक लिया। कहिए कुल प्रमुख, अब आपको मुझसे क्या चाहिए? क्या फिर से कोई आरोप लगाना है? आकर्ष ने गुस्सा होने का दिखावा करते हुए कहा, हमारा गुजराल परिवार अंशतः देश का कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं है, लेकिन यह इतना छोटा परिवार भी नहीं है कि तुम्हारे जैसा कोई भी 2 टके का आदमी आकर हमें कुछ भी कह जाए। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, तो तुम्हें इनाम अवश्य मिलेगा। बताओ, तुम क्या इनाम लेना चाहते हो? गुजराल परिवार के कुल प्रमुख ने अपना सिर शान से ऊंचा उठाते हुए कहा। उनके बोलने के तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे अगर आकर्ष ने चांद तारे तोड़ने को कहा तो वह इनाम में उन्हें भी तोड़कर लाकर दे देंगे। जैसा कि आपने कहा कि आपका परिवार इस देश का कोई ज्यादा बड़ा परिवार नहीं है, तो मैं भी इनाम में कोई बड़ी धनराशि नहीं चाहूंगा। ज्यादा नहीं, मुझे बस 10 करोड़ सोने के सिक्के चाहिए। इतना तो आपके परिवार के लिए संभव ही होगा। आकर्ष ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही गुजराल परिवार के कुल प्रमुख और बाकी सदस्यों ने उसकी बात सुनी, सभी को एकदम से ऐसे लगा जैसे किसी ने जोर का प्रहार करके सीने से उनके दिल को निकालकर बाहर फेंक दिया है। यहां 10 करोड़ सोने के सिक्कों की बात हो रही थी। ये रकम आसमान छूने वाली तो नहीं थी, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं थी कि इसको इनाम के रूप में किसी को भी दे दिया जाए। लड़के, अपनी औकात में रहकर इनाम की उम्मीद करो। यहां कोई मजाक नहीं चल रहा है। बड़े बेटे ने फिर से गुस्सा होते हुए कहा, क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि यह कीमत तुम्हारे परिवार के लिए ज्यादा बड़ी है, या फिर तुम यह कहना चाहते हो कि तुम्हारी बहन को बचाने की कीमत 10 करोड़ सोने के सिक्कों से कम है? कहीं इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम यह समझते हो कि तुम्हारी बहन की जान की कीमत बहुत ही ज्यादा कम है? अगर यह कीमत ज्यादा बड़ी है तो कोई बात नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं समझ लूंगा। मैंने किसी भिखारी की जान बचाई है। तुम लोगों को भी इस बात को ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं चलता हूं, आकर्ष ने कहा और वहां से जाने लगा। गुजराल परिवार के कुल प्रमुख का चेहरा इस समय गुस्से, नफरत और शर्म से पूरा लाल हो चुका था। उसके और उसके परिवार की इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने भी नहीं की थी। वह कुछ कहकर आकर्ष के शब्दों का कटाक्ष तो करना चाहता था, लेकिन समस्या यह थी कि आकर्ष ने जो कुछ भी तर्क दिए थे, उनमें से एक भी तर्क ऐसा नहीं था जिस पर वह कटाक्ष कर सकता था। अपने बेटे से ज्यादा उसे अपनी बेटी प्यारी थी। वह कैसे आकर्ष को इनाम ना देकर यह साबित कर देता कि उसे अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है। लेकिन साथ में समस्या यह भी थी कि वह इतना बड़ा इनाम आकर्ष को दे कैसे। उसने पूरे 10 करोड़ सोने के सिक्कों की मांग रखी थी। हालांकि उनका गुजराल परिवार इतनी धनराशि इकट्ठी कर सकता था, लेकिन इतनी बड़ी धनराशि देने के बाद उनके खुद के परिवार के खजाने को भी काफी बड़ा नुकसान होने वाला था। इतनी बड़ी धनराशि को कमाने के लिए उनके जैसे शक्तिशाली परिवार को कई सालों का समय लग जाता था। इस राशि को इतनी आसानी से वह छोड़ भी नहीं सकते थे। इस बीच उन्होंने अपने बेटी की तरफ देखा। जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी भी उन्हीं की तरफ देख रही है और उसकी आंखों में एक सवाल छुपा है कि क्या उसकी कीमत 10 करोड़ सोने के सिक्कों से भी कम है, तो उनका कलेजा टूटने लगा। दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने दोबारा से आकर्ष को आवाज लगाई, वहीं रुको। आवाज सुनकर आकर्ष से पहले गुजराल परिवार के बड़े बेटे ने प्रतिक्रिया दी, पिताजी, यह आप क्या कर रहे हैं? हालांकि इस लड़के ने तरुणा को बचाया है, लेकिन इसने उन दोनों अंगरक्षकों को भी जिंदा छोड़ दिया है। क्या इसके जैसे इंसान को इतना बड़ा इनाम देना सही होगा? मेरे ख्याल से तो हमने इसको जिंदा छोड़ दिया है, यही इसका सबसे बड़ा इनाम होना चाहिए। गुजराल परिवार के बेटे ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। उसके शब्द आकर्ष के कानों में भी साफ सुनाई पड़े थे, जिस वजह से उसकी आंखों का रंग बदलकर फिर से नीला होने लगा। लक्ष्य की प्रवृत्ति एक बार फिर से उस पर हावी होने लगी थी, लेकिन फिर अचानक से आकर्ष ने पता नहीं क्यों अपने आप को बिल्कुल शांत कर लिया, जिस वजह से उसकी आंखें फिर से सामान्य होने लगी। वह शांत जरूर हो चुका था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि गुजराल परिवार के बेटे को लेकर उसके मन में कोई नफरत नहीं थी। एक पल के लिए तो उसके मन में ख्याल आया कि वह अभी इस बड़े बेटे की गर्दन मरोड़ दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह अभी भी अपने आप को उनसे कमजोर दिखाना चाहता था, ताकि यह पता लगा सके कि बड़ा बेटा किस हद तक गिर सकता है। इस बीच एक बार के लिए तो उसके मन में यह ख्याल भी आया कि शायद उसे तरुणा को जिंदा बचाना ही नहीं चाहिए था। अगर वह उन दोनों अंगरक्षकों को भी पकड़ लेता तो उनकी मदद से भी रेगिस्तान से बाहर निकल सकता था।
तुम कुछ समय के लिए चुप हो जाओ। यह मत भूलो कि अगर यह लड़का नहीं होता तो तुम्हारी बहन इस समय तक मर चुकी होती। गुजराल परिवार के कुल प्रमुख ने बड़े बेटे को डांट लगाते हुए कहा और फिर अपने पास खड़े एक सेवक को इशारों ही इशारों में कुछ आदेश दिया। आदेश मिलते ही सेवक कमरे से बाहर निकल गया और लगभग 10 मिनट बाद वापस लौटा। वापस आने के बाद उसने कुल प्रमुख को एक जादुई अंगूठी थी। कुल प्रमुख ने वह जादुई अंगूठी ली और आकर्ष की तरफ फेंकते हुए कहा, ये लो, इसमें 10 करोड़ सोने के सिक्के हैं। यह तुम्हारा इनाम है। अब आज के बाद तुम्हारा और मेरे गुजराल परिवार का कोई भी संबंध नहीं है। ना तो तुम्हारा हम पर एहसान है और ना ही कोई उधार। जिस प्रकार से उसे इनाम दिया गया था, उस प्रकार से वह एक इनाम कम और एक भीख ज्यादा लग रही थी, लेकिन आकर्ष ने इस पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई। धन्यवाद कुल प्रमुख। आकर्ष ने भी आभार प्रकट करने का दिखावा किया और फिर सीधा वहां से रवाना हो गया। उसे पैसे मिल चुके थे, इसलिए अब यहां पर रुकने का कोई मतलब नहीं था। रही बात अपमान का बदला लेने की, तो इसके लिए उसने कुछ और सोच रखा था। दरअसल जैसे ही वह रवाना हुआ था, उसने गुजराल परिवार के बड़े बेटे की आंखों में अपने लिए कत्ल का भाव देख लिया था। उसी से उसे समझ में आ गया था कि कुछ तो होने वाला है। उसके वहां से जाने के बाद कमरे में एक पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सभी के दिलों में इस समय एक तूफान उठा हुआ था। आज उनके परिवार को 10 करोड़ सोने के सिक्कों का नुकसान हो गया था। इससे उनका परिवार आर्थिक रूप से भले ही ज्यादा कमजोर ना हो, लेकिन यह बात भी सच थी कि नुकसान तो काफी बड़ा हुआ था। इसकी पूर्ति करने के लिए अब उन्हें कई सालों का समय लगने वाला था। इधर गुजराल परिवार की हवेली से बाहर निकलने के बाद आकर्ष के चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की खुशी आ गई थी। काफी लंबे समय के बाद उसने इतना बड़ा हाथ मारा था। शायद इसी वजह से ही कहा गया है कि शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए, वरना यह कभी भी नुकसान करवा देते हैं। पैसे तो मिल गए हैं, अब मुझे इस देश का एक विस्तृत नक्शा चाहिए होगा। सबसे पहले यह पता करना होगा कि मैं देश के किस कोने में हूं। एक बार अगर मुझे मेरी जगह का सही पता चल गया, तो फिर मैं अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच पाऊंगा। इसकी पूर्ति करने के लिए अब उन्हें कई सालों का समय लगने वाला था। इधर गुजराल परिवार की हवेली से बाहर निकलने के बाद आकर्ष के चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की खुशी आ गई थी। काफी लंबे समय के बाद उसने इतना बड़ा हाथ मारा था। शायद इसी वजह से ही कहा गया है कि शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए, वरना यह कभी भी नुकसान करवा देते हैं। पैसे तो मिल गए हैं, अब मुझे इस देश का एक विस्तृत नक्शा चाहिए होगा। सबसे पहले यह पता करना होगा कि मैं देश के किस कोने में हूं। एक बार अगर मुझे मेरी जगह का सही पता चल गया, तो फिर मैं अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच पाऊंगा, आकर्ष ने अपने आप से कहा और फिर जानकारी जुटाने लगा। छोटे से शहर के कई व्यापारियों से बात करने के बाद उसे पता चला कि यह तंजौर शहर अंशतर देश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, जहां से दक्षिणी रेगिस्तान की सीमा भी शुरू होती है। जब मैंने और सुवर्णा ने देश के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश किया था, तो हम दक्षिण दिशा से आए थे। तूफान ने मुझे पश्चिम दिशा की तरफ धकेल दिया, जिससे मैं यहां पर पहुंचा। बुरी खबर यह है कि सुवर्णा यहां पर नहीं होगी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि वह कहां पर हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अंशतर देश के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही मैंने सुवर्णा को बता दिया था कि मेरी मंजिल क्या है। यहां से निकलने और आगे बढ़ने के लिए अब मुझे सबसे पहले यहां का एक विस्तृत नक्शा प्राप्त करना होगा। उम्मीद करता हूं कि यहां पर ऐसा कोई नक्शा उपलब्ध हो। आकर्ष ने मन ही मन सोचा। उसकी किस्मत आज उसके साथ थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसे व्यापारियों के पास से एक विस्तृत नक्शा मिल गया। इस नक्शे में तंजौर शहर एक चींटी के आकार का था। सुवर्णा को मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं अंशतर देश के व्यापारिक शहर सोनगढ़ जाने वाला हूं। अगर वह रास्ता नहीं भटकती है, तो पूरी संभावना है कि वह मुझे सोनगढ़ शहर में ही मिले। आकर्ष ने एक अनुमान लगाते हुए कहा। रवाना होने से पहले उसने शहर के बाजार से कुछ जरूरी सामान खरीदा, ताकि रास्ते में उसे कोई समस्या ना हो। खरीदारी पूरी करने के बाद वह शहर के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह शहर के मुख्य द्वार को पार करने वाला था, उसने अचानक से महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बिना पीछे मुड़े ही उसे पता चल चुका था कि यह लोग कौन हैं। इस शहर में गुजराल परिवार के लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था जो उसका पीछा कर सकता था।
इन लोगों को गुजराल परिवार का कुल प्रमुख तो भेजेगा नहीं, क्योंकि अगर इसके पीछे कुल प्रमुख खुद होता तो वह ऐसे छुपकर पीछा नहीं करवाता। वह अपने महल में ही मुझे खत्म करवा देता। अगर उसका इरादा मुझे खत्म करने का होता तो वह मुझे 10 करोड़ सोने के सिक्के भी कभी नहीं देता। ऐसे में अब सिर्फ दो ही इंसान बच रहे हैं जो ऐसा कदम उठा सकते हैं। गुजराल परिवार का बड़ा बेटा और गुजराल परिवार की बेटी तरुणा। दोनों में से कौन हो सकता है जो मुझे खत्म करवाना चाहेगा? आकर्ष ने अनुमान लगाते हुए अपने आप से पूछा। और आगे जाने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न एम्परर, सिर्फ और सिर्फ और हॉट कहानियां यूट्यूब चैनल पर। गुजराल परिवार के बड़े बेटे की चाल। उसका पीछा इस समय 3 लोग कर रहे थे। अब क्योंकि अभी तक उन तीनों के इरादे स्पष्ट नहीं थे, तो आकर्ष ने उन्हें अपना पीछा करने दिया और ऐसा दिखावा करने लगा कि उसे उन तीनों की मौजूदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। शहर के मुख्य द्वार से बाहर निकलने के बाद उसने हवा में उड़ान भरी और धीमी रफ्तार से उड़ने लगा। स्विश, स्विश, स्विश। वह कुछ 1 किलोमीटर आगे आया होगा कि अचानक से हवाओं को चीरते हुए 3 परछाइयां उसके सामने प्रकट हो गईं और उसे चारों तरफ से घेर लिया। तीनों किसी त्रिकोण की तरह घेर कर उसे खड़े थे। आकर्ष बिल्कुल शांत अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने कोई भी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी, बस उन तीनों के चेहरे देखने लगा। ये तीनों मध्य अवस्था के आदमी थे और तीनों की आंखों में कत्ल का भाव था, जिसे देख साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनका इरादा क्या है। आकर्ष ने सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उन तीनों के ऊर्जा स्तर का पता लगाया। 3 में से 2 मूल मंडल के चौथे स्तर के योद्धा थे और आखिरी वाला मूल मंडल के तीसरे स्तर का योद्धा था। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे कोई चोट पहुंचा सकता था। ताकत के मामले में तीनों उससे पीछे थे। सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, तुम्हें किसने भेजा है? आकर्ष ने बड़े ही शांत स्वर में पूछा। उसका यह सवाल सुनकर तीनों मध्य अवस्था के आदमी एक दूसरे की तरफ बड़े ही अजीब तरीके से देखने लगे। भले ही उन तीनों ने कोई जवाब ना दिया हो, लेकिन उनकी नजरें ही बहुत कुछ कह गई थीं। 3 में से 2 मूल मंडल के चौथे स्तर के योद्धा थे और आखिरी उनके आश्चर्य ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आकर्ष ने जो सवाल पूछा है और उसका अपने मन में जो अनुमान लगाया है वह बिल्कुल सही है। तो मैं सही था। तुम लोगों को यहां पर गुजराल परिवार के बड़े बेटे ने ही भेजा है। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि तुम लोग तुम्हारे कुल प्रमुख से इस बारे में क्या कहोगे। क्या तुम लोगों को डर नहीं है कि तुम्हारे कुल प्रमुख को इस बारे में पता चल गया तो वह तुम लोगों पर नाराज होंगे? आकर्ष ने पूछा। कुल प्रमुख नाराज तो तब होंगे ना, जब उन्हें तुम्हारे बारे में कोई सबूत मिलेगा। तुम्हें खत्म करने के बाद हम तुम्हारे शरीर को भी पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। जब पीछे कुछ बचेगा ही नहीं तो संदेह कैसे करेंगे? दोनों चौथे स्तर के मूल मंडल के योद्धाओं में से पहले ने कहा। इसके बाद उसने अपनी आंखों से इशारा किया, जिसे समझते ही दूसरा चौथे स्तर का योद्धा भी पहले योद्धा के साथ मिलकर आकर्ष पर प्रहार करने उसकी तरफ बढ़ा। तीसरा आदमी भी प्रहार करने आगे बढ़ा था, लेकिन क्योंकि वह एक स्तर पीछे था तो उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी थी। तीनों के शरीर से इस समय उनकी आंतरिक ऊर्जा ऐसे निकल रही थी जैसे समुद्र में कोई तूफान आ गया हो। तीनों हो तो बहुत निपुण हत्यारे, बस एक छोटी सी गलती कर बैठे। तुमने शिकार के रूप में गलत आदमी को चुन लिया है। आकर्ष ने एक कर्कश आवाज में कहा और अपना जादुई हथियार प्रकट किया। शीर्ष तलवार। एक पलक झपकने जितने समय में उसकी तलवार आगे बढ़ी और किसी टूटे हुए तारे के भांति चमकते हुए दोनों मूल मंडल के चौथे स्तर के योद्धाओं के गले को स्पर्श करते हुए दूसरी तरफ निकल गई। आसमान में खून की 2 लंबी धारियां बन गईं, जैसे किसी ने लाल रंग की स्याही से वहां पर 2 लकीर खींच दी हों। अगले ही क्षण दोनों मूल मंडल के चौथे स्तर के योद्धाओं का मृत शरीर एक धड़ाम की आवाज के साथ सीधा जाकर जमीन पर गिरा। दोनों काफी ऊंचाई से गिरे थे। इस वजह से आसमान में उड़ रहे आकर्ष और आखिरी बचे मध्य अवस्था के आदमी को दोनों के गिरने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ी थी। अपने दोनों साथियों को मृत अवस्था में देख तीसरे मध्य अवस्था के आदमी का चेहरा डर से पूरा पीला पड़ गया। उसके पांव अपने आप पीछे जाने लगे। भागने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन परिणाम तुम्हारा भी इन दोनों के जैसा होगा। आकर्ष ने अपने जादुई हथियार को वापस से अपनी जादुई अंगूठी में रखते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? इतना तो वह आदमी भी समझ पा रहा था कि आकर्ष ने अभी तक उस पर कोई प्रहार नहीं किया,
तो इसके पीछे की कोई वजह तो जरूर होगी। उसे स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि आकर्ष कितना शक्तिशाली है, लेकिन उसने यह जरूर देखा था कि जब आकर्ष ने अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया था, तो उसके सिर के ऊपर उसने एक अजीब से पौराणिक जीव की परछाई देखी थी। इस जीव के एक लंबी सी सूंड थी, बिल्कुल हाथी की तरह, लेकिन शरीर शेर का था। धारदार नाखून वाले पंजे और बहुत ही मजबूत पीठ। इसकी पूंछ बिल्कुल किसी सांप की तरह थी, जिसकी नीली आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे रात में नीला चांद निकला हो। इस अजीब से जानवर को उस मध्य अवस्था के आदमी ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था, पर उसे इतना जरूर पता था कि एक पौराणिक जीव की परछाई केवल तभी ही प्रकट होती है जब एक योद्धा के पास कम से कम 10,000 हाथियों की ताकत हो। दूसरे शब्दों में कहें तो आकर्ष ताकत के मामले में उससे बहुत ज्यादा आगे था। जिस परछाई को उस आदमी ने अभी देखा था, वह असल में व्याल था, जिसे एक संरक्षक का प्रतीक माना जाता था। व्याल एक अजीब सा जानवर होता था, जिसका काम होता था खजाने की सुरक्षा करना। उस मध्य अवस्था के आदमी के अनुसार आकर्ष का ऊर्जा स्तर कम से कम मूल मंडल के छठे स्तर या 7वें स्तर में होना चाहिए था। एक मूल मंडल के छठे स्तर का योद्धा अपने जादुई हथियार के साथ एक पौराणिक जीव की परछाई को प्रकट कर सकता था, जबकि एक मूल मंडल के 7वें स्तर के योद्धा को पौराणिक जीव की परछाई प्रकट करने के लिए बाहरी ताकत की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वह सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत और बल की ताकत के साथ ही ऐसा कर सकता था। एक मूल मंडल के छठे स्तर या फिर 7वें स्तर का योद्धा, इस बारे में सोचकर ही उस मध्य अवस्था के आदमी की हालत खराब होने लगी, क्योंकि उनके पूरे गुजराल परिवार का सबसे शक्तिशाली योद्धा भी मूल मंडल के 7वें स्तर का योद्धा था। मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, ये तुम लोग हो जो मुझे खत्म करना चाहते हो। मैं तो चुपचाप जा रहा था, मुझे रोका तुम लोगों ने, पर पहला प्रहार भी तुम ही लोगों ने किया। वैसे अगर अभी भी कोई कोशिश करना चाहते हो तो कर सकते हो। आकर्ष ने बड़े ही शांत स्वर में कहा। नहीं, नहीं। मध्य अवस्था के आदमी ने तुरंत अपना सिर असहमति में हिला दिया। कैसा मजाक था। उसके सामने खड़े इंसान ने अभी एक पलक झपकने से भी कम समय में उससे ज्यादा शक्तिशाली 2 योद्धाओं को मार डाला था। अगर वह प्रहार करता तो उसका मरना निश्चित था। वैसे तो मुझे पता चल चुका है कि तुम लोगों को किसने भेजा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से उस इंसान का नाम सुनना चाहता हूं। तो बताओ मुझे कि तुम्हें किसने मेरा पीछा करने और मुझे खत्म करने का आदेश दिया था। आकर्ष ने अपनी आंतरिक ऊर्जा से उस मध्य अवस्था के आदमी के शरीर पर दबाव देते हुए पूछा। वो छोटे मालिक ने आदेश दिया था। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि उन्होंने ऐसा आदेश क्यों दिया था। मैं तो बस उनके आदेश का पालन कर रहा था। उस मध्य अवस्था के आदमी ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। आकर्ष ने जैसे ही उसका जवाब सुना, उसने उस आदमी को उठाकर नीचे फेंक दिया और खुद वहां से गायब हो गया। अब मैं इस गुजराल परिवार में और नहीं रह सकता। वॉन! नीचे जमीन पर गिरने के बाद उस मध्य अवस्था के आदमी ने गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा और जितना जल्दी हो सके वहां से भाग खड़ा हुआ। इतना तो उसे भी समझ में आ चुका था कि अब गुजराल परिवार में अशांति फैलने वाली है। इधर गुजराल परिवार की हवेली के ऊपर अचानक से जोर जोर से बिजलियां चमकने लगी। रेगिस्तान में इस तरह की बिजली का चमकना सामान्य सामान्य नहीं था, इसलिए परिवार के सभी सदस्य हवेली से बाहर निकलकर आसमान की ओर देखने लगे। आसमान में इस समय एक इंसान खड़ा था, जिसने पूरे काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। इस परिवार के बड़े बेटे को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। उस इंसान ने एक बहुत ही कर्कश आवाज में गर्जना करते हुए कहा। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि आकर्ष था। चमकती हुई बिजली के बीच उसकी आवाज और भी ज्यादा कर्कश हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई देव पुरुष भविष्यवाणी कर रहा है। जाओ, जल्दी से छोटे मालिक को बुलाओ ना। महल के एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने दूसरे सदस्यों को आदेश देते हुए कहा। उसे यह तो पता नहीं था कि यह इंसान वापस लौटकर क्यों आया है, लेकिन अगर वह इंसान गुस्से में है तो निश्चित रूप से मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर होगा। यह वापस लौटकर क्यों आया है? गुजराल परिवार का कुल प्रमुख, जो कि अपने हवेली के बगीचे में बैठकर आराम से औषधीय जल का सेवन कर रहा था, आकर्ष की आवाज सुनकर उसका चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो गया। वह भी अपनी हवेली से तुरंत उड़कर बाहर आया और आसमान की तरफ देखने लगा। यह मरा कैसे नहीं? गुजराल परिवार के बड़े बेटे ने जब आकर्ष को जिंदा आसमान में खड़ा देखा
तो उसके चेहरे के भाव थोड़े अजीब से हो गए। इसी बीच हवेली के अंदर से 3 और लोग तेजी से बाहर निकले और कुल प्रमुख के पास जाकर खड़े हो गए। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे गुजराल परिवार की हवेली में आकर हंगामा मचा रहा है? तीनों में से एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। उसका सवाल सुनकर आकर्ष आसमान से धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगा और सीधा उस आदमी के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। मूल मंडल के 7वें स्तर का योद्धा? आकर्ष ने सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के ऊर्जा स्तर का पता लगाया। तरुणा ने बताया था कि उनके परिवार का सबसे शक्तिशाली योद्धा उनके परिवार के वरिष्ठ हैं, तो क्या यह वही है? आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से पूछा। अपने घमंडी स्वभाव के चलते तरुणा ने अपने परिवार की लगभग सारी जानकारी आकर्ष को दे दी थी, विशेषकर इस बारे में कि उनके परिवार में कितने शक्तिशाली योद्धा हैं और उनके वरिष्ठ का ऊर्जा स्तर किस मंडल में है। वरिष्ठ ने जैसे ही अपने सामने आकर्ष को देखा तो उसके चेहरे के भाव थोड़े अजीब से हो गए। उसे आश्चर्य हो रहा था कि एक 24 से 25 साल का लड़का उनके गुजराल परिवार को चुनौती देने आया है। हमारे गुजराल परिवार की हवेली में आकर हमारे छोटे प्रमुख को बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ थोड़ी सी ताकत हासिल करने से तुम्हें क्या लगता है तुम सर्व शक्तिमान बन गए हो? वरिष्ठ ने एक गुस्से से भरी आवाज में आकर्ष से कहा। सही कहा, थोड़ी सी ताकत हासिल होने का मतलब यह नहीं होता कि आप सर्व शक्तिमान बन गए हो। तुम्हारे शब्द बिल्कुल सही है, लेकिन तुम गलत इंसान को यह शब्द सुना रहे हो। आकर्ष ने शांत स्वर में कहा। गलत इंसान? क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि तुम पूरी तरह से निर्दोष हो और गलत फहमी मुझसे हुई है? वरिष्ठ ने पूछा। इससे पहले कि आकर्ष कोई जवाब देता, गुजराल परिवार का कुल प्रमुख आगे आया और एक गुस्से से भरी आवाज में आकर्ष से बोला। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि आज के बाद तुम्हारा और हमारे गुजराल परिवार का कोई भी संबंध नहीं होगा। फिर अब तुम यहां वापस क्यों आए हो? कुल प्रमुख, क्या आप इस लड़के को जानते हो? कुल प्रमुख की बात सुनकर वरिष्ठ पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर आकर्ष और कुल प्रमुख दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो आकर्ष इस तरह से उनके परिवार की हवेली में आकर शोर क्यों मचा रहा है? मैं वापस क्यों आया हूं, यह आपको मुझसे नहीं, बल्कि अपने लाडले बेटे से पूछना चाहिए। वह इस सवाल का जवाब मुझसे बेहतर दे सकता है। आकर्ष ने थोड़े कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर गुजराल परिवार के कुल प्रमुख का चेहरा पूरी तरह से सूख गया और उन्होंने हैरान होते हुए पूछा, मेरे बेटे से पूछूं? तुम क्या कहना चाहते हो? इससे पहले कि आकर्ष कुछ कहता, एक और परछाई तेजी से उड़ते हुए आसमान में आई और कुल प्रमुख के ठीक पास में खड़ी हो गई। आकर्ष ने एक बार फिर अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने सामने खड़े सभी लोगों के ऊर्जा स्तर का पता लगाया। यह परछाई गुजराल परिवार के एक एल्डर की थी, जिसका ऊर्जा स्तर मूल मंडल के 6ठे स्तर में पहुंचा हुआ था। इससे पहले जो 2 एल्डर आए थे, उनमें से भी एक मूल मंडल के 6ठे स्तर का योद्धा था। रही बात बाकी के योद्धाओं की, तो वह सभी भी मूल मंडल के ही योद्धा थे, बस उनका ऊर्जा स्तर 6ठे स्तर से नीचे था। आप दोबारा से गलत इंसान से सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा ना, इस बारे में मुझसे बेहतर आपको आपका खुद का बेटा बता सकता है। आप उसी से इस बारे में सवाल पूछिए। आकर्ष ने वापस से अपने पिछले जवाब को ही दोहराया। दूसरी बार वही जवाब सुनकर गुजराल परिवार के वरिष्ठ को अब थोड़ा बहुत संदेह होने लगा। हूस ठीक इसी समय पर एक और परछाई आसमान में प्रकट हुई। यह परछाई गुजराल परिवार के बड़े बेटे की थी। जैसे ही उसने आकर्ष को करीब से देखा, तो वह और ज्यादा असहज महसूस करने लगा। तू अभी भी जिंदा है? तूने हमारे परिवार से 10 करोड़ सोने के सिक्के लिए, पर अब दोबारा से यहां पर भीख मांगने चला आया है? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, बड़े बेटे ने कहा। इस पर कुल प्रमुख ने एक गहरी सांस ली और पूरी घटना विस्तार से बताने लगे। जब वरिष्ठ ने पूरी बात सुनी, तो उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने कठोर शब्दों में आकर्ष से कहा, देखो बच्चे, हमारे परिवार ने तुम्हें जो इनाम चाहिए था वह दे दिया है। हमने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो अब तुम यहां पर आकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह से शोर मचाने से तुम्हें फिर से इनाम दे दिया जाएगा, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। आपके लिए मुसीबत खड़ी करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। यह तो आपके परिवार के सदस्य हैं जो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। आकर्ष ने जवाब दिया। हमारे परिवार के सदस्य?
जैसे ही यह शब्द वरिष्ठ के कानों में पड़े, वरिष्ठ का ध्यान सीधा जाकर बड़े बेटे पर टिक गया। आकाश ने पहले भी कई बार बड़े बेटे का नाम लिया था और अब फिर से वही बात सुनकर उन्हें भी थोड़ा संदेह होने लगा कि जरूर इस पूरी घटना का बड़े बेटे के साथ कुछ तो संबंध है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर झूठा आरोप लगाने की? परिवार के सभी सदस्यों की नजर अपने ऊपर देख बड़ा बेटा और ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने आकर्ष से ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। उसके चेहरे पर गुस्सा जरूर था, लेकिन मन ही मन वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था। क्या इसे पता चल चुका है कि मैंने अपने लोगों को इसे मारने भेजा था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उन तीनों को तो इसे जान से मार देना चाहिए था। फिर यह अभी भी जिंदा कैसे हैं? बड़े बेटे ने मन ही मन अपने आप से पूछा। तो तुम कह रहे हो कि मैं तुम पर झूठा आरोप लगा रहा हूं? तुम्हें कैसे पता कि मैं जो आरोप लगा रहा हूं वो झूठा है? मैंने तो सिर्फ तुमसे सवाल पूछने का कहा था। अभी तक मैंने यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया कि तुम्हारी गलती क्या थी। खैर छोड़ो, मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारा आरोप बता भी दूंगा तो भी तुम अपनी बात से पलट जाओगे। मैं कहानी ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। तुम लोगों की जानकारी के लिए बस इतना बता देता हूं कि तुम्हारे इस बड़े बेटे ने मुझे जान से मरवाने की कोशिश की है। इसने अपने 3 हथियारों को मुझे खत्म करने के लिए भेजा था। आकर्ष ने पहले तो बड़े बेटे की तरफ देखकर जवाब दिया और फिर परिवार के बाकी सदस्यों को बड़े बेटे की करतूत के बारे में बताया। जैसे ही आकर्ष ने अपनी बात खत्म की, गुजराल परिवार के सभी बड़े अधिकारियों का चेहरा गंभीर हो गया। खासकर गुजराल परिवार के कुल प्रमुख का चेहरा चिंता और बेचैनी से भर गया था। तुमने तुमने उन तीनों के साथ क्या किया? बड़े बेटे ने एक गंभीर स्वर में पूछा। वह तुम्हारे आदेश पर मुझे मारने आए थे, तो निश्चित रूप से उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की होगी। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो समझ लो कि उनका क्या हाल हुआ होगा। आकर्ष ने जवाब दिया। तुमने उन तीनों को मार डाला? बड़े बेटे की आवाज में इस बार आत्मविश्वास नहीं था। वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था। न सिर्फ उसकी चाल असफल हो गई थी, बल्कि वह अपने खुद के परिवार के सामने भी पकड़ा गया था। तो तुमने क्या सोचा था? मैं उन्हें कोई इनाम देने वाला था? वह लोग मुझे मारने आए थे और मैंने पहले ही तुम्हें इस बात की चेतावनी दी थी कि आज तक जो भी तलवार मेरी तरफ उठी है, मैंने उस तलवार को पकड़ने वाले प्रत्येक हाथ को काटा है। लगता है तुमने मेरे शब्दों को हल्के में लेने की भूल कर ली है। आकर्ष ने एक गंभीर स्वर में कहा। और आगे जाने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न एम्परर, सिर्फ और हॉट कहानियां यूट्यूब चैनल पर।